चलिए अब विस्तार से सिलसिलेवार तमाम खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर जान लीजिए। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी गिरफ्तार हो गया है। जी हां, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में 5 लाख का इनामी था ये जिसे गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में 14 आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पंजाब में 14 आतंकी हमलों का ये मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। पाक आतंकी हरविंदर सिंह रिदा का साथी पंजाब में मिलकर ये नेटवर्क चला रहा था। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे। भारत का ये मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार हुआ है। बता दें आपको, कई मामलों में संलिप्त रहा है हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया। अमेरिका में 5 लाख का यह इनामी गिरफ्तार हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी हुई है। 14 आतंकी हमलों का यह मास्टरमाइंड है। बड़ी खबर है ये इस वक्त की। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार हुआ है। 15 साल के लंबे अंतराल के बाद बीते गुरुवार को बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बैठक हुई। ढाका में आयोजित इस बैठक में कई ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा भी संपन्न हुई। बांग्लादेशी विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन ने पाकिस्तान से 1971 के युद्धकालीन अत्याचारों के लिए औपचारिक माफी की मांग की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से संयुक्त संपत्ति में अपने हिस्से के 4.3 अरब डॉलर यानी लगभग 52,000 करोड़ टका का भुगतान करने को भी कहा। इसके साथ ही 1970 यानी 1970 में आए चक्रवात के लिए मिली 200 मिलियन डॉलर की सहायता राशि लौटाने की भी मांग की। बैठक में ढाका शिविरों में रह रहे 3 लाख से अधिक उर्दू भाषी बिहारी मुस्लिमों को पाकिस्तान वापसी का मुद्दा भी उठा। 1947 के बाद भारत से बांग्लादेश गए ये लोग 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में थे, जिसके चलते आज भी इन्हें बांग्लादेश में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ना तो पाकिस्तान ने इन्हें अपनाया और ना ही बांग्लादेश ने पूरी नागरिकता दी। बांग्लादेशी विदेश सचिव ने कहा कि यह समय है कि दोनों देश इतिहास से जुड़े लंबित मुद्दों को सम्मानजनक तरीके से हल करें ताकि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बांग्लादेश सभी पड़ोसी देशों के साथ संतुलित और लाभकारी संबंध बनाना चाहता है। पाकिस्तानी विदेश सचिव आमना बलोच ने भी ढाका में बांग्लादेश के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने जानकारी दी कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश के दौरे पर आएंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच में जल्द ही सीधी उड़ानों की शुरुआत की घोषणा भी की गई। बता दें कि पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद भी दोनों देशों के रिश्तों में बदलाव देखने को मिला। अंतरिम सरकार के आने के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तानी वस्तुओं पर लगे आयात प्रतिबंध हटा दिए और सीधी शिपिंग की अनुमति दी। पहले पाकिस्तानी सामान को तीसरे देशों के जरिए बांग्लादेश भेजना पड़ता था, जिससे लागत और समय बढ़ता था। 15 साल बाद बांग्लादेश पाक के रिश्तों में हलचल है। 1971 नरसंहार पर माफी मांगे पाकिस्तान बांग्लादेश सीधे तौर पर कह रहा है। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि वो आज हमारे साथ पूरे कार्यक्रम रहेंगे और तमाम सवालों के जवाब उनके माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे हर एक विषय को। अब बहुत स्वागत है सर आपका और समय देने के लिए आपका बहुत आभार। 15 साल के बाद सर बांग्लादेश पाकिस्तान के रिश्तों में हलचल दिखाई दी है। अब बांग्लादेश का कहना है 71 नरसंहार पर माफी मांगे पाकिस्तान, जो बकाया भुगतान इत्यादि है वो भी लौटाए। किस प्रकार से इसे देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है जी, ये बांग्लादेश की आम जनता के जो भी उनके संकल्प हैं, जो भी उनकी इच्छा है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। ये आम जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, ये गैर निर्वाचित सरकार है। और इस सरकार का एक लिमिटेड मैंडेट था कि ये जो बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की जो खराब स्थिति हो गई थी 5 अगस्त के बाद, उसमें सुधार करे
कट्टरपंथियों के विरुद्ध, रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी आतंकवादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए और जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए। और एक इलेक्शन कराने के बाद जो सरकार चुनी जाती और वो इस तरीके के अगर निर्णय लेती तो जाहिर है कि उस निर्णय को एक मान्यता मिलती और एक सर्वव्यापक मान्यता मिलती। लेकिन ये जैसा कि मैंने कहा कि ये बांग्लादेश की आम जनता की इच्छा का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। ये सरकार मैं सवाल दरअसल इसलिए भी आपसे समझना चाहता संजू जी कि ये किस दिशा में बांग्लादेश बढ़ रहा है, यहाँ से ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि लंबे समय तक हसीना सरकार यहाँ पर रही है, चीजें हमने देखी, बहुत सारी चीजें बेहतर रही भारत के दृष्टिकोण से भी, लेकिन अब जिस दिशा में ये सरकार बढ़ रही है, पाकिस्तान या चाइना की बातें हो रही हैं, किस प्रकार से इसे देखा जाए, किस दिशा में बढ़ी है यूनी सरकार? देखिए आशीष जी, ये जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हो, पाकिस्तान का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट हो, वो बांग्लादेश में अपने दबदबे को, अपने प्रभाव को कट्टरपंथियों के माध्यम से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्तों का बहुत ही नकारात्मक और काला अध्याय रहा है। और 1971 में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बांग्लादेश ने लड़ी, उसमें बांग्लादेश के लोगों के ऊपर पाकिस्तान की सेना ने बेइंतहा जो है अत्याचार किए, महिलाओं के साथ बलात्कार की जो घटनाएं लाखों की संख्या में हुई, लाखों लोगों को कत्ल किया गया। और जाहिर है कि पाकिस्तान को तो सबसे पहले बांग्लादेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अपने किए गए जो कृत्यों को लेकर के अपनी जो शर्मिंदगी है वो व्यक्त करनी चाहिए। और ये तो पाकिस्तान अभी उसने किया नहीं है। और ये जो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है जो कि कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रही है, उनको शह देने का ही कार्य कर रही है। जाहिर है कि उनके इशारों पर ये पाकिस्तान के साथ उनका जो बहुत ही काला अध्याय रहा है उसको दरकिनार करते हुए उनसे वो गले मिल रहे हैं, गलबैयां कर रहे हैं। तो ये जो अंतरिम सरकार का जो रुख है वो पाकिस्तान के द्वारा जो अनेक साजिशें बांग्लादेश में रची जा रही हैं उसको और अधिक सपोर्ट देने का ही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद जो भी घटनाएं सामने आई, शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करना, वहां पर जो है अराजकता, हिंदू कम्युनिटी पर लगातार हमले करना इत्यादि, उसमें बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने एक छात्र आंदोलन की आड़ में साजिश रची जिसमें कि पाकिस्तान की खुफिया आईएसआई भी शामिल थी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अमेरिका का डीप स्टेट भी इसमें शामिल था। तो ये गहरी साजिश का परिणाम था और आज भी ये साजिश चल रही है। आपने पूछा कि ये बांग्लादेश किस रास्ते पर जा रहा है, तो ये एक नया पाकिस्तान बनाने की साजिश चल रही है और एक आतंकपरस्त पाकिस्तान जैसा एक तंत्र खड़ा करने की साजिश चल रही है, जो कि भारत के लिए भी चिंता का विषय है, पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि बांग्लादेश शेख हसीना की कार्यकाल के दौरान लगातार प्रगति और विकास कर रहा था, लेकिन अभी उसकी स्थिति लगातार अंधकारमय होती जा रही है। ठीक है सर, आप बने रहेगा हमारे साथ सर, कुछ और खबरें हैं उस पर भी हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की हम बात कर लेते हैं। यमन के रास ईसा के एक तेल पोर्ट पर अमेरिका की बड़ी हवाई कार्रवाई में हुती विद्रोहियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बता दें आपको, इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि यमन पर हमलों का मुख्य उद्देश्य हुती विद्रोहियों के लिए ईंधन के स्रोत को काटना था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य हुतियों की शक्ति के आर्थिक स्रोत को कम करना था, जो अपने साथी देशवासियों का शोषण करते हैं और उन्हें दर्द पहुंचाते हैं। देखिए, यह हमला अमेरिका द्वारा हुती विद्रोहियों के खिलाफ अब तक की सबसे घातक एयर स्ट्राइक मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार यह ऑपरेशन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 15 मार्च 2025 से शुरू किए गए नए सैन्य अभियान का हिस्सा है। अमेरिका का यह अभियान ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों गुट को कमजोर करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। बता दें कि इन हुती लड़ाकों ने अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से रेड सी से गुजरने वाले कई अमेरिकी और सहयोगी देशों के जहाजों पर बार बार हमले किए थे। तब से ये टारगेट पर आ गए थे। इस क्षेत्र में सुरक्षा और व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरीके से उस दौरान प्रभावित हुई थी। उनका कहना है कि वे गाजा में युद्ध के विरोध में इजराइल से जुड़े जहाज़ों को निशाना बना रहे थे। उन्होंने गाजा में 2 महीने के युद्ध विराम के दौरान शिपिंग लेन पर हमले रोक दिए। हालांकि उन्होंने पिछले महीने गाजा पर इजराइल के हमले को फिर से शुरू करने के बाद हमले फिर से शुरू करने की कसम खाई थी, लेकिन उन्होंने तब से कोई दावा नहीं किया है।
तो हूतियों पर किस प्रकार से अमेरिकी सेना कहर बनकर टूटी है, इसके बारे में बेहतर जानकारी के लिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम संजीव जी का रुख करेंगे, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, किस प्रकार से इसको देखा जाए? हूतियों पर एक बार फिर से कहर बनकर टूटी है अमेरिकी सेना, बड़ा हमला हुआ है यहाँ पर। और सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप बता भी दीजिए तमाम दर्शकों को, ये हूती विद्रोही है कौन, क्योंकि ये शिया का एक बड़ा संगठन है। जिस प्रकार से उन्होंने इजराइल और गाजा के युद्ध के समय में हमले किए थे समंदर में तमाम जहाज़ों पर, किस प्रकार से अमेरिका के निशाने पर आया, और ये जो अटैक अमेरिका ने किया इसको किस प्रकार से देखा जाए, विशेष तौर पर यमन के रास ईसा तेल बंदरगाहों पर जो बमबारी की है अमेरिका ने? देखिए, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेंट्रल कमांड के द्वारा ये जो स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं, ये हूती आतंकियों के जो ठिकाने हैं, उसका जो रासा ईसा ऑयल पोर्ट है, उसके ऊपर ये हमला किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी इस वर्ष से सत्ता संभालने के बाद अमेरिका के द्वारा जो भी मिलिट्री एक्शंस लिए जा रहे हैं आतंकवाद के विरुद्ध, उसके तहत अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, और जिसमें कि लगभग 58 लोगों के मारे जाने की खबर है, सैकड़ों इसमें घायल हैं, और जाहिर है कि हूती आतंकियों को एक बड़ी क्षति पहुंचाई गई है। इस स्ट्राइक का जो लक्ष्य है, हूती आतंकियों को जो ऑयल की जो सप्लाई है, जो फ्यूल सप्लाई और रेवेन्यू की जो सप्लाईज होती है, उससे उनको काट देने का है। और इस रास ईसा पोर्ट के माध्यम से जाहिर है कि हूतियों की जो सप्लाई लाइंस थी, उसके ऊपर एक भारी क्षति अमेरिका ने पहुंचाई है। और ये जो हूती आतंकी हैं, जाहिर है कि इन्होंने रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और बाब अल मंडेब रीजन में हमास के समर्थन में लगातार हमले किए थे, और पूरे रेड सी रीजन का जो शिपिंग जो लेन था, उसको उन्होंने बाधित कर रखा था। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हूती भी हमास और हिजबुल्लाह की तरह से ही ईरानियन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि ईरानियन प्रॉक्सीज हैं, और ईरान इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करता रहा है। मिडिल ईस्ट रीजन में जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल के ऊपर अनेकों जो है आतंकवाद विरोधी जो खतरे हैं वो पैदा किए जाते हैं। हमास ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था, उसके बाद इजराइल ने हमास के विरुद्ध जो युद्ध शुरू किया, उस युद्ध में हमास जैसे आतंकी संगठन को सपोर्ट करने के लिए हिजबुल्लाह और हूती ने भी हमले शुरू कर दिए थे। और आप जानते हैं कि हमास को इजराइल ने पतन की अवस्था में पहुंचा दिया है, हिजबुल्लाह को भी काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन हूती आतंकी अभी भी बचे हुए थे। और हूती आतंकियों ने, जैसा कि मैंने बताया, कि लाल सागर में अनेक अस्थिर स्थितियां पैदा कर रखी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध था कि यदि वो जब सत्ता में आएंगे तो हूती आतंकियों के विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां करेंगे। और अब हूती आतंकियों के जो पतन का जो दिन है, वो जो है बिल्कुल नजदीक है। अच्छा सर, एक चीज ये भी है कि हमने देखा कि जी संजीव जी, एक चीज ये भी पहलू है कि ईरान भी मदद करता है इनकी और खुले तौर पर इनका समर्थक है। अब ऐसे में क्या उधर से भी मिसाइल, ड्रोन हमले इत्यादि हो सकते हैं? क्या इस प्रकार की चीजें आगे बढ़ेंगी, या अमेरिका जो है वो यहाँ पर चढ़कर अटैक करता रहेगा जैसी स्थिति दिखाई दे रही है? उनके जो मुख्य ठिकाने वहां पर लगातार अटैक्स होते रहेंगे इस तरफ से? देखिए, हूती आतंकियों ने लगातार जो है हमले किए हैं। इजराइल को सीधा सीधा तेल अवीव तक उसकी मिसाइलें गई हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि रेड सी हो, गल्फ ऑफ एडन हो, बाब अल मंडेब रीजन हो, सभी का जो शिपिंग था उसको बाधित कर रखा था। अमेरिका के जो शिप्स थे, अमेरिका की जो मिलिट्री नेवल एसेट्स थे, उसके ऊपर भी हूती आतंकियों ने सैकड़ों की संख्या में बड़े हमले लगातार किए, और इजराइल को तो सीधा सीधा निशाना बनाया। अन्य जो अंतरराष्ट्रीय वहां पर शिपिंग होती है, उसको भी वो निशाना बनाते थे। तो लगातार पूरी अस्थिरता पैदा कर रखी थी। और हूती आतंकी ये जो हमले कर रहे थे, वो हमास के समर्थन में कर रहे थे। जब तक इजराइल हमास के ऊपर हमले करना बंद नहीं करेगा, तब तक वो भी ये हमले बंद नहीं करेंगे। तो ये आतंकियों का जो नेक्सस है, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, वो उसके तहत ये कार्रवाई थी, और इसके पीछे ईरान की पूरी बैकिंग रही है। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसे में हूती आतंकियों का पतन सुनिश्चित है। और हूती आतंकी यदि इसको भी और अगर फिर से रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, तो अमेरिका ने तो डिएगो गार्सिया में अपने जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को भी तैनात कर रखा है, और हूती आतंकियों के ऊपर
जो बड़ी क्षमता वाले जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं जी। वो भी गिराने की रिपोर्ट्स रही हैं। और हूती आतंकियों, एक बात मैं यहाँ पर आपके दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ जी। कि हूती आतंकियों के ऊपर अमेरिका ये जो कार्रवाई कर रहा है वो बड़ी से बड़ी जो कार्रवाई कर रहा है, जिसमें बंकर बस्टर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल जी। अमेरिका कर रहा है, सारी तैयारियां कर रखी हैं। ये स्पष्ट रूप से चेतावनी ईरान को है। अगर ईरान ने किसी न्यूक्लियर डील के लिए अपनी सहमति नहीं दी, ईरान ने यदि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ठीक है, बढ़ाया, मतलब न्यूक्लियर वेपन, मैं समझ गया। एक तो तरीके से ये देखा जो जाए तो हमले हैं, जी, डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी ईरान को दे ही रहे हैं कि अगर उन्होंने गतिविधियां अपनी बंद नहीं की तो हमले झेलने के लिए वो तैयार रहे। इस बीच उन्होंने एक ट्रेलर यहां दिखा दिया है।